मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है वन विद्रोह। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वन विद्रोह है क्या, इसके माध्यम से किस प्रकार से जो भारतीय जनजातीय समूह के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश शासन का विद्रोह किया या ब्रिटिश शासन के खिलाफ तमाम तरीके के आंदोलन चलाए और जिसके माध्यम से जो भी औपनिवेशिक गलत नीतियाँ थी उनका विरोध किया। और आज के सेशन में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन प्रमुख जनजातियों ने विद्रोह में भाग लिया और कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो नियम थे या ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनसे छुटकारा पाने का बहुत हद तक प्रयास किया। इस सेशन में हम लोग संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, आंध्र विद्रोह के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे और इस सेशन में बस्तर के लोगों की क्या सामाजिक स्थिति थी आज से 100 साल पहले, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो अन्य जनजातीय संबंधी जो शब्द हैं और उनके क्या अर्थ होते हैं, आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वन विद्रोह। वन विद्रोह की बात की जाए तो सामान्यतः जो ब्रिटेन था इसके जितने भी उपनिवेश थे वहाँ इसने वन नियम स्थापित किए और जो भी वनवासी लोग थे उनके आवागमन या तमाम तरीके की जो भी जंगलों से उनको लाभ होता था उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया, जिसके प्रतिरोध में वहाँ के मूल निवासियों ने इन सभी नियमों का विरोध किया और इसी प्रकार के विद्रोह को ही हम लोग वन विद्रोह बोलते हैं। जैसे भारत में संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, आंध्र विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह की बात की जाए तो सामान्यतः यह झारखंड में हुआ था, जिसका संचालन सामान्यतः संथालों के नेतृत्व में हुआ। और मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो सामान्यतः यह छत्तीसगढ़ में हुआ था और जिसका नेतृत्व मुंडा जनजाति के लोगों ने किया था। आंध्र विद्रोह की बात की जाए तो आंध्र विद्रोह में जो दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में जो भी औपनिवेशिक शासन वन क्षेत्रों पर लगाया गया था उसके विद्रोह में आंध्र विद्रोह को संचालित किया गया। अब बात करते हैं बस्तर के लोगों की सामाजिक स्थिति। बस्तर के लोगों की सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो कहीं न कहीं उनका जो सामाजिक आधार था वह प्राकृतिक था, यानी प्रकृति पर वे पूर्णतः निर्भर थे। उनकी संस्कृति से लेकर उनके आर्थिक क्रियाएं या जो भी सामाजिक संरचनाएं थी कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित थी। जैसे कि प्राकृतिक दृष्टिकोण, इसमें यह था कि वे लोग जो भी उनके पास संपत्ति थी या ज़मीन थी, जंगल थे, नदियाँ थे, उनको वे अपनी सबसे बड़ी धरोहर मानते थे और उनको पूजने का कार्य करते थे। जब भी वे लोग कोई नई फसल उगाते थे तो सबसे पहले जो उसका जो अंश होता था उसको मिट्टी को या जो पहाड़ होते थे जो भी वहाँ की प्राकृतिक स्थिति थी उन सबको चढ़ाने के बाद ही उसका उपयोग करना उचित समझते थे। यानी कि वे कहीं ना कहीं प्रकृति को ही अपना सर्वे सर्वा मानते थे और एक सही दृष्टिकोण भी है। अब बात करते हैं दंड देवसारी दांड या मान, ये होता क्या है। देवसारी से आशय यह है कि जो जंगल होता था, जंगलों में भी कई जो मोहल्ले होते, मोहल्ले का मतलब से आशय ये है कि अलग अलग क्षेत्र बने होते थे और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियाँ रहा करती थी। अगर एक किसी क्षेत्र से दूसरे किसी क्षेत्र में कोई जाकर पेड़ काट दे या कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जो दूसरे राज्य से या दूसरे क्षेत्र से ले ले तो उसको उसके बदले कुछ न कुछ दूसरे राज्य को देना पड़ता था या दूसरे गांव को देना पड़ता था। तो इस प्रकार की जो प्रतिपूर्ति होती थी, इस प्रकार ऐसी चीज़ों को ही हम लोग दंडसारी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं चौकीदार। चौकीदार की बात की जाए तो जो भी जनजातीय क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं गांव में बटा हुआ था और हर गांव में एक चौकीदार हुआ करता था। चौकीदार को सामान्यतः
जो भी जंगल में लोग रहते थे या उस गांव के लोग रहते थे, खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा लत्ता इस प्रकार की चीज़ें दिया करते थे, जिससे कि वह जंगलों की भी रक्षा करता था और वहाँ उस गांव की निगरानी करने का भी कार्य किया करता था। अब बात करते हैं परगना। परगना की बात की जाए तो ये पुराना वर्ड है जो आज भी इसका उपयोग किया जाता है। परगना से आशय है कि कई जो गांव होते थे वनवासियों के, उन सब के समूह को ही हम लोग परगना बोल सकते हैं। धन्यवाद।